से वर्क कर दी, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अपोजिट होने की वजह से माइनस साइन आएगा बेटे। सो माइनस साइन का मतलब हो गया ये सेम आंसर आएगा विद नेगेटिव साइन। देखो सेम सिचुएशन, इसमें वर्क डन बाय बॉय है, इसमें वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, ये फर्क याद रहे। और थर्ड सिचुएशन देखो, इफ नाइदर मैक्सिमम और नॉर मिनिमम वर्क, तब आपको फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में ये एंगल अलग से दिया होगा पेपर में, उनकी डायरेक्शन में, तो उसकी डायरेक्शन फिर आपने ये फार्मूला लगाना है, फोर्स डिस्प्लेसमेंट इनटू कॉस थीटा। और कॉस थीटा में ये 5 वैल्यूज आपको याद कर लेनी है बेटे। अगर कॉस 0 डिग्री बताए तो इसका आंसर 1, कॉस 30 डिग्री तो इतना, कॉस 45 तो इतना, कॉस 60 तो इतना, कॉस 90 तो 0। एक बात और याद रखनी है, कॉस 180 डिग्री भी दे देता है कभी कभी, उसकी वैल्यू है -1। अब एग्जांपल देखो, अगर ये मैं 180 डिग्री बनाना हो एंगल को, तो फोर्स लेफ्ट साइड पर और डिस्प्लेसमेंट राइट साइड पर होएगा, जैसे कि हमारा ये वाला केस था। इसीलिए टीचर ने यहाँ ये मेन फार्मूला cos 180 डिग्री पुट करा तो -1 आया, उस माइनस को टीचर ने पहले ही यहाँ लगा दिया। तो आपने इंटेलिजेंट सेक्शन है, आपने क्या ख्याल रखना है, दोनों सेम डायरेक्शन में हो तो प्लस, अपोजिट में हो तो माइनस, और नाइदर अपोजिट नॉर इन द सेम डायरेक्शन, तब आपको ऐसे। एक और खास बात, अगर क्वेश्चन पेपर में ये ना समझ आए कि वो मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है या मिनिमम वर्क पूछ रहा है, अगर स्टेटमेंट्स में ना समझ आए पेपर में, तो ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड होता है कि वो मैक्सिमम वर्क पूछ रहा है, ये याद है। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन में एडिशनल बातें पता लगी होंगी। ओके, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूं, फोर्थ क्वेश्चन मैं करता हूं, राइट। फोर्थ क्वेश्चन, an object of mass 25 kg is at a height of 8 meter above the ground. How much work is this object capable of doing? ध्यान से सुनना बेटे, अगर एक ऑब्जेक्ट है और वो जमीन से कितना ऊंचा दिया हुआ बेटे, 8 मीटर, so that means it is at a height of 8 meter from the ground. How much mass is given to us? That is 25 kg. 25 kg. Okay. So this mass, if not mentioned whether it is a point mass or spreaded mass, then you have to automatically take it as point mass. So if point mass is at a height, it means the whole mass is at the height 8 meter. When whole mass is at a particular height with respect to ground, then there is a formula for potential energy, mgh, and utilizing it, naturally you will say m is 25. Let's take gravity approximately 10, otherwise exact value 9.8. So I am just saving the time, nothing else, or this is your 8. ओके, तो ये बन गया बेटे इतने जूल। लेकिन एक बच्चा मेरे से क्वेश्चन करेगा, सर क्वेश्चन में पोटेंशियल एनर्जी थोड़ी पूछा हुआ है, क्वेश्चन में तो आपसे पूछा हुआ है हाउ मच इज दिस ऑब्जेक्ट कैपेबल ऑफ डूइंग वर्क, वर्क पूछा हुआ है, तो आपने तो पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी। तब मैं अपने बच्चों को बताना चाहूंगा, ध्यान से सुनना बेटे, ये इंपॉर्टेंट थिंग है, अगर एक फिजिकल क्वांटिटी और दूसरी फिजिकल क्वांटिटी दोनों की नेचर सेम हो, नेचर क्या हो, सेम। सर व्हाट डू यू मीन बाय नेचर? बेटे नेचर का मतलब या तो दोनों क्वांटिटीज वेक्टर्स होनी चाहिए या फिर फिजिकल स्केलर्स होनी चाहिए। सर ये क्या होते हैं? वेक्टर्स वो होते हैं जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो, स्केलर वो होते हैं जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन ना हो। ओके सर। सर दूसरी बात, और इन दोनों फिजिकल क्वांटिटी की
यूनिट्स भी सेम हो, यूनिट्स सेम। सर जैसे जैसे मैं कहूंगा बेटे वर्क और पोटेंशियल एनर्जी की यूनिट दोनों की जूल है, ओके। जैसे वेट और फोर्स की यूनिट, वेट और फोर्स दोनों की यूनिट न्यूटन है, और दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इधर वर्क और पोटेंशियल एनर्जी दोनों स्केलर फिजिकल क्वांटिटी हैं। ओके सर, ये दो कंडीशनें पूरी हो जाए तो क्या कर सकते हैं हम? देन ध्यान से सुनना, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, तब उन दोनों फिजिकल क्वांटिटीज के फार्मूले आपस में इक्वेट करे जा सकते हैं। देन फार्मूला ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज आर इक्वेटेबल, उनको एक दूसरे के सामने रख के क्वेश्चन सॉल्व करे जा सकते हैं। ठीक है, तो अगर ये मैंने जो वेट और फोर्स वाली बात करी है इसको छोड़ दें इस क्वेश्चन में, अब प्रेजेंट क्वेश्चन में आओ। सर पोटेंशियल एनर्जी तो स्केलर क्वांटिटी हुई, बिल्कुल, और वर्क भी स्केलर क्वांटिटी हुआ सर, बिल्कुल, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है। और सर दोनों दोनों की यूनिट जूल होती है, बिल्कुल, दोनों की यूनिट, पोटेंशियल एनर्जी की जूल होती है, वर्क की भी जूल है। तो क्या सर इसीलिए आपने वर्क निकालने के लिए पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूले को इक्वेट करके इसी को वर्क बोल दिया? मैंने कहा बिल्कुल सही। तो इंटेलिजेंट बच्चा मेरी ये बात माइंड में रखेगा, अब जो मैं बोलने लगा हूं, इफ टू फिजिकल क्वांटिटीज आर सेम नेचर वाइज and have same units, same SI units, then their formulas are equatable. नोट कर लो ये बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूरी लाइफ काम आएगी और चैप्टरों में भी काम आएगी। तो एक बच्चा मेरे से पूछता है सर इसका मतलब कभी ऐसा भी हो सकता है कि वेट और फोर्स की फार्मूले आपस में इक्वेट कर दूं? यस, कर सकते हो। और क्वेश्चन में both quantities should have same nature and should have same SI unit। तो ये मैंने फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने कर दिया बेटे। अब मैं फिफ्थ क्वेश्चन आपके लिए छोड़ता हूं, सिक्स्थ क्वेश्चन मैं करता हूं। ओके, सिक्स्थ क्वेश्चन की स्टेटमेंट मेरे को रीड करेगा रोल नंबर 10 इन योर क्लास। रोल नंबर 10 प्लीज स्टैंड अप एंड रीड द क्वेश्चन। Girl is carrying a small bag of 3 kg mass on her back and moves 200 meters on a level road. The work done against the gravitational force will be. बहुत अच्छे, लेट्स अंडरस्टैंड इट। ही सेज देयर इज अ गर्ल, ओके, and that girl has bag of 3 kg, bag of 3 kg, okay, on her back, and this girl moves forward how much? 200 meter, ठीक है। तो वर्क डन, अगर मैं ऐसे लिख दूं इस क्वेश्चन को तो ये गलत असेसमेंट है। इसका मतलब है मेरे को क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, क्योंकि वर्क डन किस फोर्स के द्वारा किया गया, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो मेरे को लिखना पड़ेगा वर्क डन अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स, ये मेंशन करना बहुत जरूरी है, अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। बहुत से बच्चे ये सोच लेते हैं कि इसमें वर्क डन बाय गर्ल, गर्ल पूछा हुआ है, गलत। वर्क डन बाय गर्ल नहीं पूछा हुआ इसमें, क्योंकि वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स वो कितना है। अब ध्यान से सुनते हैं, टोटल मास कितना हुआ? बच्चा बोलेगा सर टोटल मास कह रहे हो, टोटल मास में तो फिर गर्ल का मास भी आ जाएगा। यस, मास ऑफ गर्ल प्लस मास ऑफ बैग, ओके। सर डिस्प्लेसमेंट कितनी है? डिस्प्लेसमेंट तो बेटे ऑलरेडी मेंशन है 200 मीटर। सर ये क्या मतलब हुआ अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स? तो मैं बोलूंगा बच्चे जिधर को ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके अगेंस्ट फोर्स लगता है। अब बच्चा बोलेगा सर ग्रेविटेशनल फोर्स किधर को लगता है? तो मैं कहूंगा बेटे जिधर को ग्रेविटी लगती है
सर ग्रेविटी तो एक्सेलरेशन ग्रेविटी ड्यू टू डाउनवर्ड होती है हमेशा। यस। तो वेट का क्या फार्मूला होता है? सर वेट का फार्मूला होता है mg। बिल्कुल सही। तो क्या सर इसी फोर्स की बात कर रहे हैं? बिल्कुल। सर कैसे कह सकते हो आपके इसी फोर्स की बात कर रहे हैं? बिकॉज वेट का डेफिनेशन क्या है? इट इज द फोर्स with which the body is attracted toward the center of earth। वेट वो फोर्स होता है जिससे कोई बॉडी धरती के सेंटर की तरफ अट्रैक्ट होती है। और धरती के सेंटर की तरफ क्या अट्रैक्ट होती है? ग्रेविटी। तो जो ग्रेविटी की डायरेक्शन होगी वही वेट की डायरेक्शन होगी, क्योंकि मास तो एक स्केलर क्वांटिटी है, वो तो डायरेक्शन दे नहीं सकता। ओके। तो वेट ही ग्रेविटेशनल फोर्स है। तो सर इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो हमने फोर्स लगाना है वर्क डन के लिए, तो वो इसके अगेंस्ट वाला फोर्स लगाएंगे। मैंने कहा बिल्कुल सही। सर ये वाला जो अगेंस्ट फोर्स है वेट के, ये होगा कितना? मैंने कहा बेटे एक चीज देखो, जितना टोटल वेट है डाउनवर्ड वो बताओ मेरे को। तो टोटल मास हमारे पास है, उसको ग्रेविटी से मल्टीप्लाई कर देते हैं, आपका टोटल वेट आ जाएगा। मैंने कहा बहुत अच्छे। तो टोटल वेट आपका बन गया मास ऑफ द गर्ल प्लस मास ऑफ द बैग इनटू ग्रेविटी, एंड दिस वेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। सर बट फिर हमारा फोर्स कौन सा क्वेश्चन में बेटे? अगेंस्ट वाला फोर्स। तो सर फिर जो हमारा फोर्स है वो इसके अगेंस्ट है, वो वर्टिकली अप होएगा और इसके बराबर ही होएगा। मैं कहूंगा यस, ऊपर को होएगा, इसके बराबर होएगा अगर मूवमेंट करनी है, बल्कि इससे मामूली से ज्यादा होना चाहिए, तभी बॉडी ऊपर को जाएगी। तो बच्चा कहता है सर दैट मीन्स मैग्नीट्यूड वाइज मैं इतना लिख सकता हूँ। मॉड मतलब डायरेक्शन को इग्नोर करके मैंने सेम लिख दिया इसको। ओके सर। अब मैं उस बच्चे को बोलूंगा बेटे हमारा फोर्स है ऊपर को, जिसने वर्क करना है, हमारी डिस्प्लेसमेंट है इधर को। आप मेरे को बताओ दोनों में एंगल कितना है? सर 90 डिग्री है। तो टीचर ने आपको स्टैंडर्ड फार्मूला क्या करवाया था? सर आपने कराया था एफ एस कॉस थीटा। बेटे थीटा के 90 है, तो मैंने क्या लिखा था? सर मेरे को याद आ गया, आपने कॉस 90 लास्ट में लिखा था और इंग्लिश में उसको जीरो लिख के दिखाया था पिछले क्वेश्चन में। वेरी गुड। जब मैं इसको यहाँ पुट करूंगा तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहे जितने मर्जी होते रहे, एम जी प्लस एम बी, ग्रेविटी डिस्प्लेसमेंट, कॉस 90 पुट करते ही जीरो, इसलिए वर्क डन 0 जूल आ गया। 0 जूल। ज्यादातर बच्चे क्या कहेंगे? जो सुन लो, ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं, वो इस वेट को इस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देते हैं, विच इज रॉन्ग। वो तो बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि उन्होंने गर्ल का मास भी नहीं लिया और गर्ल का मास दिया भी नहीं है। तो ऐसे बच्चों के कॉन्सेप्ट भी ओके। इसका मतलब वर्क के क्वेश्चनों में जिस फोर्स ने वर्क करना है उसकी डायरेक्शन का ख्याल रखना बहुत जरूरी है। कितने बच्चे इसका इसका आंसर जीरो सोच रहे थे? योर अटेंशन, रेज योर हैंड ऑनेस्टली। कितने बच्चे इसका आंसर जीरो सोच रहे थे? सच बोलना, बिल्कुल झूठ नहीं है, तुम्हें कसम है। ओके मुड़ के देखो, मुड़ के देखो। हाफ ऑफ द स्टूडेंट्स आर थिंकिंग रॉन्ग। ओके। सो ये था हमारा 6th क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन मैं अपने बच्चों के लिए छोड़ता हूँ, 8th क्वेश्चन मैं करूंगा। 8th क्वेश्चन को रोल नंबर 15 रीड करेगा। रोल नंबर 15 प्लीज रीड आउट। रोल नंबर 15 रीड द 8th क्वेश्चन। A mass of 10 kg is at a point A on a table. It is moved to point B. If the line joining A and B is horizontal, what is the work done on the object by the gravitational force? Explain your answer. बेटे जिस बच्चे ने ये क्वेश्चन पढ़ा है, क्या आप इसका आंसर भी दे सकते हो? क्या आप इसका आंसर दे सकते हो?
ओके, लेट मी डिस्कस इट नाउ। बेटे ए पॉइंट टीचर ने टेबल पे मेंशन करा और बी पॉइंट, तो हमारी बॉडी ए से बी की तरफ टेबल के बेस के ऊपर मूव करी है और बहुत हॉरिजॉन्टली कह रहा है, बॉडी मूव्स हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। मान लीजिए ये डिस्प्लेसमेंट है एक्स, ओके। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, व्हाट इज द वर्क, और बॉडी का मास भी दे रखा है ऊपर से, व्हाट इज द वर्क डन बाय द ऑब्जेक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा होता है, सभी बच्चे बोलेंगे सर ग्रेविटेशनल फोर्स बताऊं कौन सा होता है, वेट एमजी। किसी बच्चे से पूछा बेटे इसकी वैल्यू कितनी आएगी, सर वेरी सिंपल, आप मास को ले लो और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को ले लो, तो आपका 100 न्यूटन आ गया। वैसे आप अगर बिल्कुल एक्यूरेट करना हो तो ग्रेविटी को 9.8 मीटर सेकंड स्क्वायर ले सकते हो। मैंने कहा ओके, ये तुम्हारा वेट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट कितनी है, एफ, एफ डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं उस बच्चे से पूछूं अच्छा बेटे वर्क कितना हुआ, तो बच्चा बोलेगा सर फोर्स टू डिस्प्लेसमेंट, तो बच्चा बोलेगा सर वेट इनटू डिस्प्लेसमेंट, बच्चा बोलेगा सर 100x आ गया आपका आंसर। बिल्कुल गलत, बिल्कुल गलत। क्यों, क्योंकि उस बच्चे ने ग्रेविटेशनल फोर्स की डायरेक्शन को वेट होता है हमेशा वर्टिकल डाउन, वर्टिकली डाउन। ध्यान से सुनो, डिस्प्लेसमेंट हो गया इधर को, प्लीज आवाज में करो, प्लीज आवाज में करो, शाबाश अच्छे बच्चे हैं। आप जो येलो कलर से लिखेंगे उनको ध्यान से देखो, कॉस आएगा, कॉस 90 डिग्री आएगा और यहाँ 0 आएगा, तो वर्क हुआ 0 जूल। तो आपने देखा पहले मैंने इस क्वेश्चन को गलत सॉल्व करा, कलर चेंज करके अभी आपको एकदम से आवाज शुरू होने लगी आपको क्लास में, क्या क्लास। क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन मैं आपसे ही जोड़ूंगा, हम अब 10 क्वेश्चन करेंगे, 10 क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10, 10th क्वेश्चन में बोल रहे हैं 4 men lift 250 kg of box at a height of 1 meter to a height of and hold it without raising and lowering it. How much work is done in lifting the force? Very simple. Work done is equal to potential energy is equal to mgh. तो m आपको दे रखा है बेटे 250 kg और ग्रेविटी 9.8 मीटर और हाइट 1 मीटर, इनको मल्टीप्लाई कर दो। एक बात और सुनो, अगर मैंने ये क्वेश्चन मुश्किल बनाना होता आपके लिए तो मैं पेपर में क्या करता, मैं इस वेट को किलोग्राम में नहीं देता, क्वांटल्स में देता, क्वांटल्स या टन में देता। लेकिन बच्चे को पता है कि मास को तो किलोग्राम में ही पुट करना है, तो कुछ टन होना चाहिए। 1 टन इक्वल टू 1000 किलोग्राम, 1 क्वांटल इज इक्वल टू 100 kg। तो ये याद होना चाहिए, ठीक है।
और भी मुश्किल करना होता अगर मैंने इस क्वेश्चन को, तो मैं बोलता इस बॉक्स को जमीन पे नहीं उठाना बल्कि मून के सरफेस पर उठाना है, मून के सरफेस पर। तो सभी बच्चों को याद होना चाहिए मून के सरफेस पर ग्रेविटी 1.63 होती है मीटर पर सेकंड, और यहाँ पर 9.8 मीटर पर सेकंड है जमीन के ऊपर। तो आपको मैं यही क्वेश्चन मुश्किल बना सकता था अगर मैंने हाथ ऐसे कर दिया, फार्मूला तो यही लगना था। ओके, और क्या कर सकता था मैं, और मैं कर सकता था इस हाइट को बोल देता 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर हाइट बोल देता, राइट। तो आपको 1 किलोमीटर पता होना चाहिए कितने किलोमीटर होता है, 1000 मीटर। अगर मैंने मुश्किल बनाना होता तो ऐसे बनाता, राइट। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। अच्छा ये जो हो गया सब कुछ, अब मैं मूव करूंगा क्वेश्चन नंबर 12 पे, 11 आपको छोड़ते हुए 12 पे, क्वेश्चन नंबर 12 पे। देखो बेटे, क्वेश्चन नंबर 12 को जो बच्चा रीड करेगा उसका रोल नंबर 12 है, 12 रोल नंबर। रीड दिस क्वेश्चन। एब्सेंट, चलो मैं ही रीड करता हूँ। Work done by the friction is always positive. Work done by friction opposes the motion. It is negative when object moves in the direction of frictional force. सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना सभी बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम स्टूडेंट ये सोचते हैं अगर बॉडी इधर को मूव करता है तो अप्लाइड फोर्स इधर को होता है, फोर्स इधर को होता है, इसलिए वर्क डन नेगेटिव होएगा, नेगेटिव। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, बाय फ्रिक्शन बच्चे सोचते हैं नेगेटिव। मैं बताना चाहता हूँ ये बात हमेशा ट्रू नहीं है, नेगेटिव भी हो सकता है और किसी सिचुएशन में और पॉजिटिव भी हो सकता है। ये जो मैंने पिक्चर बनाया है इसमें तो नेगेटिव होगा। एक क्वेश्चन हो रही है, मेरे को तो विश्वास नहीं हो रहा। अच्छा रही है, ओके। कैन यू प्लीज शट डाउन द डोर अगर अलाउड है स्कूल में। तो देखो बेटे शाबाश, जो वर्क डन बाय फ्रिक्शन होता है वो नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो अगर हुआ रॉन्ग और वर्क पॉजिटिव मोशन सो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। जब ऑब्जेक्ट फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन में होएगा तब तो पॉजिटिव रहेगा। एक मिनट, ओके। सो बेटे नाउ आई एम कंफर्टेबल। तो ये तो आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर से बताना चाहूंगा, अगर फ्रिक्शनल फोर्स डिस्प्लेसमेंट इधर को है और फ्रिक्शनल फोर्स इधर को है तब तो वर्क होएगा नेगेटिव। लेकिन अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन,
इफ तब वर्क पॉजिटिव भी हो सकता है। इसमें असर्शन और रीजन दोनों गलत हुए। एक बच्चे ने मेरे से, किसी दूसरे स्कूल के इंटेलिजेंट बच्चा था, वो कहता है सर ये मेरे को समझाओ, वर्क नहीं सॉरी फ्रिक्शन और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में कैसे हो सकते हैं, ये समझाओ। तो मैं उसको समझाता हूं, ध्यान से सुनो। सबसे पहले तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन पता करने का तरीका पता होना चाहिए। फ्रिक्शन डायरेक्शन यानी टीचर कह रहा है हाउ टू नो द वे टू जज फ्रिक्शन डायरेक्शन, ये मेरी हेडिंग है। तो सर ये कैसे करते हैं? मैं कहूंगा बेटे ध्यान से सुनो। मान लीजिए यहां पर एक काफी बड़ा ब्लॉक है, ओके सर, और ये ब्लॉक मैंने हॉरिजॉन्टल टेबल पे रख दिया ना, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रख दी। सर जैसे मैंने कहा बेटे जैसे एक बहुत बड़ा अलमीरा है, उसको यहां रख, ओके सर। फिर मैंने कहा बेटे इसके ऊपर ये अप्लाइड फोर्स लगा दी, अप्लाइड फोर्स, ये लड़का उसको धक्का मारा, तो अप्लाइड फोर्स किधर को हो गया? सर जिधर को आपने एरो शो करा। और बॉक्सर किधर को मूव करेगा? सर नेचुरली बॉक्सर का डिस्प्लेसमेंट उधर को ही होगा, दोनों सेम डायरेक्शन। अब इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जब इस बॉक्स की डिस्प्लेसमेंट होगी या होने वाली है, दोनों ही केसेस में इस बॉक्स के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किधर को जाएंगे? सर व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट ऑफ कांटेक्ट? बॉक्स के वो सारे बिंदु जो जमीन के साथ टच कर रहे हैं उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। As the boy pushes the box, to what direction, to which direction the points of contact of the box move? सर नेचुरली ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे। जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मूव करें उससे अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होता है। तो इसका मतलब है कि इस बॉक्स के ऊपर जो फ्रिक्शन लगा, फ्रिक्शनल फोर्स ऑन बॉक्स, दैट इज इक्वल टू, उसकी डायरेक्शन क्या है? अपोजिट to the possible motion, opposite to the possible motion of points of contact of the body, points of contact of body। एक बच्चा मेरे को कहता है सर आप सीधा सीधा क्यों नहीं बोलते, जिधर को मोशन है उसके अपोजिट। तो मैंने कहा ये बात गलत हो जाएगी, जिधर को मोशन है उसके अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स बोला तो गलत। बॉडी के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जिधर को मूव करेंगे उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होगी। और जो नीचे व्हाइट कलर का सरफेस है, अगर उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स पूछ रहे हैं सरफेस के ऊपर, तो न्यूटन का थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। तो व्हाइट सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा, व्हाइट सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स इधर को लगेगा। अब एक बच्चा बोलता है सर जो मैं समझता हूं कि मोशन के अगेंस्ट बॉडी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स है, वो बात कैसे गलत होगी? तो उसके लिए मैं दूसरी एग्जांपल दिखाता हूं आपको। मान लीजिए ये एक साइकिल है, ओके, तो इस साइकिल के ऊपर ये हैंडल लगा हुआ है बेटे, ओके, और इस साइकिल को कोई बंदा ऊपर बैठ के चला भी रहा है, पैडलिंग कर रहा है, ध्यान से सुनो। और पीछे वाला जो उसका व्हील है, टायर है, वो चेन के साथ कनेक्टेड है। अब जैसे ही ये पैडलिंग करता है, ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे ही ये पैडलिंग करता है तो आगे वाले टायर के अंदर कोई चेन नहीं है, उसको जस्ट फॉरवर्ड पुश मिलता है, जस्ट फॉरवर्ड पुश आगे वाले टायर को। सर कैसे कह सकते हो फॉरवर्ड पुश मिलता है? थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि साइकिल का टायर गोल गोल टायर निकाल के यहाँ चौरस साइकिल लगा दिया, तो आपने चौरस बॉक्स फिट कर दिया, तो आपने जैसी पैडलिंग करी तो चौरस बॉक्स को फॉरवर्ड पुश मिलेगा, ऐसे गोल चीज को फॉरवर्ड पुश मिलेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उधर को जा रहे हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट।
तो जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जाए उधर को उसके अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो टायर के आगे वाले टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स ये होगा। अब पिछला टायर देखते हैं। पिछला टायर आपको पता है चेन ऐसे घूमती है तो टायर चलता है, एक चेन ऐसे घूमती है। ओके, साइकिल का टायर ऐसे चलता है, ऐसे चलता है। तो इस टायर के जितने भी जमीन को टच करके पॉइंट निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, ऐसे निकल रहे हैं, वो सारे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर को जाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि टायर ऐसे घूमता है। जब साइकिल उधर को जाएगा, साइकिल जब उधर को जाएगा तो टायर ऐसे घूमेगा, तो इस पिछले वाले टायर के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट इधर को आएंगे। जिधर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होते हैं उससे अपोजिट फ्रिक्शनल फोर्स होता है। तो अगर पिछले टायर पे फ्रिक्शनल फोर्स एफ डैश है तो वो इधर को आएगा। अब ध्यान से सुनो जरा, यहां पर तो फ्रिक्शनल फोर्स मोशन साइकिल के मोशन के अगेंस्ट होगी, फ्रंट व्हील के ऊपर, फ्रंट टायर के ऊपर। लेकिन रियर व्हील के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स मोशन की फेवर में होगी। इसलिए अगर आप ये याद करोगे कि फ्रिक्शनल फोर्स इज अगेंस्ट द मोशन ऑफ द बॉडी, तब तो गलत हो गया। साइकिल की डायरेक्शन इधर को थी, दोनों टायरों पे फ्रिक्शन उधर को होनी चाहिए, गलत। अगर आप ये याद करोगे फ्रिक्शनल फोर्स इज अपोजिट टू दी पॉसिबल मोशन ऑफ पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द बॉडी, तब यहां पर ये बातें सही बैठती। तो याद रखना हमेशा, फ्रिक्शनल फोर्स चलते हुए टायर जिसकी पेडलिंग हो रही है उसमें रियर टायर के ऊपर मोशन की डायरेक्शन में होएगा। लेकिन यहां पर अगले टायर में फ्रिक्शनल फोर्स फ्रंट व्हील के ऊपर मोशन की डायरेक्शन के अपोजिट है। तो यहां से टीचर ने आपको बता दिया कि फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन पता कैसे करें। एक इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा टीचर ने यहां पॉसिबल वर्ड फिट करा। पॉसिबल वर्ड का मतलब चाहे ये बॉक्स मूव करे चाहे ना करे, लेकिन इसके ऊपर अप्लाइड फोर्स जरूर लगा होना चाहिए। लड़के ने इसको पुश जरूर करना होना। अप्लाइड फोर्स लगे, चाहे ज्यादा लगे चाहे कम। अगर ज्यादा लगेगा तो ये बॉक्स मूव करेगा, कम लगेगा तो बॉक्स मूव नहीं करेगा। पर दोनों ही डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स बॉक्स के ऊपर ये होगी। और सरफेस जो नीचे सरफेस है, व्हाइट सरफेस, उसके ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट होगी, क्योंकि न्यूटन थर्ड लॉ, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल एंड अपोजिट। ओके, तो ऐसे हम निकालते हैं। इस तरह से हमने काफी क्वेश्चन कर लिए और हमारा इसका पेज नंबर 2 डिस्कस करना रह गया है बस। 3 तो हमने कर लिया था काफी सारा।